जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित एक आर्टिकल भारत और नई विश्व व्यवस्था के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट है कि शीत युद्धोत्तर बहुपक्षीयता यानी मल्टीलैटरलिज्म, जिसमें विभिन्न देशों के बीच सहयोग शामिल है, वैश्विक और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर अपने निम्न स्तर पर पहुंच गया है। यानी शीत युद्ध के बाद यानी 1991 में शीत युद्ध खत्म हो गया था और 1945 में शीत युद्ध शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1 सितंबर 1939 से वही सितंबर 1945 तक चला था। फिर 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो चुकी थी। उसके बाद से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। लेकिन उसके बाद से ही जो पूरा सोवियत खेमा था और अमेरिकी खेमा, इन दोनों के बीच में एक अपनी ताकत का प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन करने के कारण से और ये अपनी अपनी विचारधाराओं के प्रसार के कारण, जैसे अमेरिकी जो खेमा था उनका विचारधारा था पूंजीवाद, उदारवाद, और सोवियत खेमा का विचार था समाजवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद से प्रेरित था। तो इन दोनों में विचारधारात्मक अंतर था। इस कारण से दो ध्रुव में पूरा विश्व बढ़ चुका था, पश्चिमी खेमा, पूर्वी खेमा, या अमेरिकी खेमा, रूसी खेमा, या सोवियत खेमा, इसमें बढ़ चुका था। तो शीत युद्ध के बाद शीत युद्धोत्तर बहुपक्षीयता मल्टीलैटरलिज्म, जिसमें विभिन्न देशों के बीच सहयोग शामिल है, वैश्विक और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर अपने निम्न स्तर पर पहुंच गया है। हाल ही में जकार्ता में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशिया समिट और दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से यह परिदृश्य स्पष्ट हो गया है, जो वैश्विक सहयोग की पिछली प्रणाली में विद्यमान गंभीर और संभवतः स्थायी समस्याओं को रेखांकित करते हैं। शीत युद्धोत्तर बहुपक्षीयता 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्धोत्तर बहुपक्षीयता वर्ष 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद की अवधि को संदर्भित करती है। ठीक ना, शीत युद्धोत्तर बहुपक्षीयता ये जो शब्द है ये 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद की अवधि को संदर्भित करती है, जब विश्व भर के कई देश व्यापार, सुरक्षा, मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न प्रकार के सहयोग एवं समन्वय में संलग्न हुए थे। यह दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ तथा उनके अपने अपने सहयोगियों के बीच बड़े संघर्षों की अनुपस्थिति से सुगम हुआ। शीत युद्धोत्तर बहुपक्षीयता लोकतंत्र, विधि का शासन और मुक्त बाजार जैसे उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित थी। शीत युद्धोत्तर बहुपक्षीयता लोकतंत्र, विधि का शासन और मुक्त बाजार जैसे उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित थी तथा इसे संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, आसियान और विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं का समर्थन प्राप्त था। नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? नई बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था, न्यू मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर पर पद यानी नई विश्व व्यवस्था पद या नई बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था पद 21वीं सदी में विभिन्न देशों और क्षेत्रों के बीच सहयोग एवं संवाद के नए रूपों के उद्भव को संदर्भित करता है। नई बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था पद 21वीं सदी में विभिन्न देशों और क्षेत्रों के बीच सहयोग एवं संवाद के नए रूपों के उद्भव को संदर्भित करता है। यह वैश्वीकरण, जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और अन्य मुद्दों से उत्पन्न चुनौतियों एवं अवसरों पर एक प्रतिक्रिया है, जिसके लिए सामूहिक कार्यवाही और साझा समाधान की आवश्यकता होती है। नई बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था की प्रमुख बातें: विकासशील विश्व और वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ से वृहत अभिव्यक्तियों और दृष्टिकोणों को शामिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र, IMF और विश्व बैंकों जैसे मौजूदा बहुपक्षीय संस्थानों का विस्तार एवं विविधीकरण। IMF जो होता है वो शॉर्ट टर्म मतलब छोटी अवधि के लिए, अल्पकालिक अवधि के लिए लोन देता है और किसी देश की अगर बैलेंस शीट बिगड़ जाए,
वहाँ पे अचानक से आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाए तो उसमें रिलीफ देने के लिए करता है। कोई देश आईएमएफ से अगर लोन प्राप्त करता है तो उसके ऊपर आईएमएफ की शर्तें लागू होती हैं, जैसे कि वो गरीबी के लिए क्या कार्य करेगा और वहाँ पे पूरा सिस्टम आर्थिक प्रणाली कैसे कार्य करेगा, उसकी कुछ मेन बातें उस देश को माननी होती हैं, शर्त उसके ऊपर आरोपित होती हैं। विश्व बैंक जो ऋण देता है वो लॉन्ग टर्म के लिए देता है, लंबी अवधि के लिए देता है, और इस पे ब्याज का जो अदायगी होता है वो कम मात्रा में होता है, और विश्व में से गरीबी को मिटाने के लिए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो हेल्प या एड या लोन प्रदान करता है। तो विकासशील विश्व और वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ से वृहद अभिव्यक्तियों और दृष्टिकोणों को शामिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र, आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे मौजूदा बहुपक्षीय संस्थानों का विस्तार एवं विविधीकरण, यह नई बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था की कुछ प्रमुख बातें। ब्रिक्स, तो नई बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था में कहीं ना कहीं जो अफ्रीकी संघ है, ग्लोबल साउथ है, विकासशील देशों का जो एक गुट है, इसका विस्तार, इसका सशक्तिकरण किया जा रहा है, और भारत इसमें एक नेता की भूमिका में कार्य कर रहा है। ब्रिक्स अफ्रीकी संघ, आसियान और यूरोपीय संघ जैसे नए क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण, जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय एकीकरण, विकास, सुरक्षा एवं सहयोग को बढ़ावा देना है। अनौपचारिक नेटवर्कों और पहलों का उद्भव जैसे अलायंस फॉर मल्टीलैटरलिज्म, G20 और क्वाड, जो ऐसे विशिष्ट मुद्दों या चुनौतियों के समाधान पर लक्षित हैं जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे असर रखता है और समन्वित कार्यवाही की मांग करते हैं। तो ये सारे मतलब ग्लोबल साउथ, विकासशील देश, आईएमएफ, विश्व बैंक, ब्रिक्स, अफ्रीकी संघ, आसियान, यूरोपीय संघ, क्वाड, G20, G7, ये सारे मिल करके ऑकस, AU के US या क्वाड, जो अमेरिका, इजराइल, UAE, इंडिया का जो क्वाड बना हुआ था, ये सब मिला करके एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। विश्व की बहुध्रुवीयता, वास्तविकता को चिन्हित करना, जहां कोई भी एक देश या गुट वैश्विक एजेंडे पर हावी नहीं हो सकता या उसे निर्देशित नहीं कर सकता, और जहां विभिन्न अभिकर्ताओं को सहमति और पारस्परिक लाभ की खोज में संवाद एवं समझौता वार्ता में शामिल होना पड़ता है। मौजूदा बहुपक्षीयता के पतन के पीछे के प्रमुख कारण। चीन का उदय और उसका विस्तारवाद, चीन की ओर से आर्थिक और सुरक्षा संबंधी खतरे, रूस की कार्रवाई, बहुपक्षीय प्रणाली के भीतर मौजूद विरोधाभास, वैकल्पिक सुरक्षा मंचों का उदय, है ना, प्रमुख खिलाड़ियों के बदलते परिप्रेक्ष्य, वैश्विक वित्तीय संकट और G7 का विस्तार, और फिलहाल ब्रिक्स का विस्तार। तो मौजूदा बहुपक्षीयता के पतन के पीछे का कारण। मौजूदा बहुपक्षीयता के पतन के पीछे के कारण: चीन का उदय और उसका विस्तारवाद। मौजूदा बहुपक्षीयता के पतन के पीछे के प्राथमिक कारणों में से एक है वैश्विक आर्थिक एवं सैन्य शक्ति के रूप में चीन का उदय। एशिया में और वैश्विक स्तर पर चीन की विस्तारवादी नीतियां मौजूदा बहुपक्षीय व्यवस्था को चुनौती देती हैं। पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं को बदलने के इसके एक तरफा प्रयासों और इसके मुखर क्षेत्रीय विस्तारवाद ने तनाव उत्पन्न किए हैं तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक संस्थाओं को अस्थिर कर दिया है। चीन की ओर से आर्थिक और सुरक्षा संबंधी खतरे। चीन द्वारा उत्पन्न आर्थिक और सुरक्षा संबंधी खतरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत जैसे देशों को चीन के साथ अपने संबंधों के पुनर्मूल्यांकन के लिए विवश किया है। इस क्रम में चीन के ऊपर व्यापक आर्थिक अंतर्निर्भरता को जोखिम मुक्त करने के प्रयास शुरू हो गए हैं, जिसका मौजूदा बहुपक्षीय आर्थिक संस्थानों पर प्रभाव पड़ रहा है। रूस की कार्यवाही। वर्ष 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर रूस के आक्रमण एवं अधिग्रहण ने शीत युद्धोत्तर सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती को चिन्हित किया, विशेष रूप से यूरोप में। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में दरार और संघर्ष पैदा कर बहुपक्षीयता को बाधित कर दिया।
बहुपक्षीय प्रणाली के भीतर मौजूद विरोधाभास। बहुपक्षीय प्रणाली को स्वयं आंतरिक विरोधाभासों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सदस्य देशों के बीच इन आंतरिक असहमतियों और परस्पर विरोधी हितों ने बहुपक्षीय संगठनों की प्रभावशीलता को कमज़ोर कर दिया है तथा सर्वसम्मति निर्माण में बाधा उत्पन्न की है। वैकल्पिक सुरक्षा मंचों का उदय। चीन के विस्तारवाद की प्रतिक्रिया में क्वाड, ऑकस और ट्राइलेटरल कॉम्पैक्ट्स जैसे वैकल्पिक सुरक्षा मंच सामने आए हैं। ये मंच पारंपरिक बहुपक्षीय संस्थानों से परे एक बदलाव को दर्शाते हैं, जिससे आसियान जैसे मौजूदा क्षेत्रीय संगठनों की निरंतर प्रासंगिकता एवं केंद्रीयता पर सवाल खड़े होते हैं। प्रमुख खिलाड़ियों के बदलते परिप्रेक्ष्य। भारत जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के बदलते दृष्टिकोण ने भी मौजूदा बहुपक्षीयता के पतन में योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में भारत के उभरते दृष्टिकोण, जो चीन के प्रभुत्व वाले एक ध्रुवीय एशिया के बारे में चिंताओं से हटकर संयुक्त राज्य अमेरिका एवं उसके सहयोगियों के साथ अधिक सक्रिय संलग्नता की ओर बढ़ा है, ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में बहुपक्षीयता की गतिशीलता को बदल दिया है। वैश्विक वित्तीय संकट और G7 का विस्तार। वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 का विस्तार करने की आवश्यकता को रेखांकित किया, ताकि इसमें मध्य शक्तियों को शामिल करते हुए वैश्विक आर्थिक स्थिरता को पुनर्बहाल किया जा सके। हालांकि यह वैश्विक चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक सकारात्मक कदम था। इसने मौजूदा बहुपक्षीय ढांचे की सीमाओं को भी उजागर किया। भारत नई विश्व व्यवस्था को किस प्रकार आकार दे सकता है? भारत नई विश्व व्यवस्था में क्या होता है कि 21वीं सदी में जो वैश्वीकरण, आतंकवाद, सुरक्षा, व्यापार, आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, वैश्विक जो ग्लोबल साउथ की अवधारणा है, अफ्रीकी संघ का विस्तार करना, विकासशील देशों का विकास करना, IMF, WTO, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी जो सुरक्षा परिषद है, इन सब का विस्तार करना, उसमें विविधीकरण करना, ग्लोबल बैंक, IMF, ये सब देश विकासशील देशों, जो लघु आय या अल्प आय वाले जो देश हैं, निम्न आय वाले जो देश हैं, लो इनकम कंट्रीज, LIC, उन देशों को सस्ते दर पर ब्याज और उदारीकृत तरीके से ब्याज देना, ये सब किया जा सके। तो इन सब में भारत का योगदान क्या हो सकता है? भारत फिलहाल 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला देश है और विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 3.75 ट्रिलियन यानी $4.25 की इकोनॉमी है और भी बहुत कुछ भारत में विकासात्मक कार्य हो रहे हैं। इन सब को देखते हुए और विश्व की चौथी की 5वीं सबसे बड़ी हमारी सेना है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आसपास में संवेदनशील क्षेत्र, एक बहुत बड़ा समुद्री क्षेत्र हमारे पास है, बहुत बड़े संसाधन हैं, बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब है। उन सब को देखते हुए भारत का विश्व व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। एक एग्जांपल हम देखें तो दुनिया में जो चावल का निर्यात होता है, मतलब जो गेहूं का निर्यात होता है, वो लगभग 225 बिलियन टन के आसपास में है ना। और चावल का निर्यात विश्व भर में जो वैश्विक निर्यात है, अलग अलग देश जो निर्यात करते हैं, वो 58 बिलियन टन के आसपास हैं। लेकिन भारत अकेले लगभग 22 बिलियन टन का चावल का निर्यात करता है, यानी कि कुल चावल के निर्यात का 40%। और भारत ने फिलहाल चावल के निर्यात पर कुछ प्रतिबंध जैसा लगाया है। इस कारण से पिछले 7, 8, 10 सालों के उच्चतम स्तर पर विश्व में चावल की कीमत आ चुकी है। ऐसे ही बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है। कृषि सेक्टर हो गया और ज्वेलरी का हब हो गया, IT सेक्टर हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो गया, स्पेस सेक्टर, इन सब में भारत की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो नई विश्व व्यवस्था में को आकार देने में भारत की बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया की 18% आबादी हमारे पास है। दुनिया का 2%
के आसपास में व्यापार हम करते हैं और करीब करीब 7,000 किलोमीटर के आसपास हमारा समुद्री जल सीमा है और एक बहुत बड़ा भूभाग है। दुनिया की लगभग लगभग 2.5% क्षेत्रफल हमारे पास है। कई सारे द्वीप हमारे पास हैं। तो इसलिए नई विश्व व्यवस्था में भारत का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है और कई सारे जो क्षेत्रीय संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, वैश्विक संगठन हैं, उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे यूएनओ हो, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, आसियान, ब्रिक्स, क्वाड, शंघाई सहयोग संगठन, सार्क हालांकि इस समय निष्क्रिय होता जा रहा है और ऐसे जो बंगाल की खाड़ी में लगे हुए देश हैं, उनका जो क्षेत्रीय संगठन है उसमें भी। तो भारत नई विश्व व्यवस्था को किस प्रकार आकार दे सकता है? भारत विधि के शासन, संप्रभुता के लिए सम्मान और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रसार के लिए क्वाड और आसियान के साथ साथ विभिन्न अन्य क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय मंचों में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। भारत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता से उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग को भी आगे बढ़ा सकता है। भारत अपने व्यापार एवं निवेश साझेदारों में विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ के देशों के साथ विविधता लाकर और विनिर्माण सेवाओं एवं नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अपनी घरेलू क्षमताओं का विकास कर पुनः वैश्वीकरण की प्रक्रिया रीग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में योगदान दे सकता है। भारत एक अधिक लोकतांत्रिक और न्याय संगत वैश्विक शासन प्रणाली का भी वकालत कर सकता है, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविकताओं एवं आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करे। भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी का उपयोग एक वैश्विक नेता के रूप में अपने विजन और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सर्वसम्मति का निर्माण करने के एक अवसर के रूप में कर सकता है। भारत साझा हितों एवं चुनौतियों को उजागर करके और समावेशी एवं व्यावहारिक समाधान प्रस्तावित करके विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई को पाटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अभ्यास प्रश्न है, विश्व इस समय एक नई बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था का उदय देख रहा है। पुरानी विश्व व्यवस्था के पतन के पीछे के कारणों की चर्चा कीजिए और बताइए कि भारत इस संक्रमण में किस प्रकार योगदान दे सकता है। तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। और एक प्रश्न पूछा गया था, कौन सा समूह G20 के सदस्य हैं? तो ए वाला। अर्जेंटीना है, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ये चारों हैं, मतलब 20 हैं, 19 कंट्री हैं और एक है यूरोपियन यूनियन। भारत है, क्या कहते हैं, ये सऊदी अरेबिया है, ब्रिटेन है, ब्रिटेन फ्रांस तो है ही, ब्रिटेन फ्रांस है, इधर जापान होगा ही होगा। ये सब मिल करके 20 कंट्री मिल करके 19 कंट्री प्लस एक यूरोपियन यूनियन मिला करके G20 का निर्माण करते हैं। तो 4 में से जो एग्ज़ाम में आया था UPSC के प्रीलिम्स में, अर्जेंटीना, मैक्सिको, अर्जेंटीना है यहाँ से, मैक्सिको है, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ये 4 देश तो हैं। जय हिंद।